तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इससे पहले अपन ने चर्चा की थी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल की। आज हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल और इसका प्रोसेस क्या है उसके बारे में। तो हेरोल्ड कुंज जो है, उन्होंने नियंत्रण के कुछ सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया है। वो इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने कहा है उद्देश्यों की सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एश्योरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नियंत्रण ऐसा होना चाहिए जो कि समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सके। इस हेतु योजनाओं व वास्तविक कार्यों के विचलनों का अंतर ज्ञात करना चाहिए तथा उन विचलनों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। दूसरा है नियंत्रण की कुशलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। यह सिद्धांत ये कहता है कि नियंत्रण तब प्रभावशाली कहे जाते हैं जबकि वे कुशलतापूर्वक विचलनों को ज्ञात करें तथा विचलनों को इस प्रकार समाप्त करें कि संस्था के कार्यों पर किसी प्रकार से विपरीत प्रभाव न पड़े। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व के नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नियंत्रण उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो कि कार्यों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट है भावी नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्यूचर कंट्रोल। ये सिद्धांत इस बात को बताता है कि नियंत्रण का उद्देश्य वर्तमान कार्यों और नियोजन में विचलनों को ज्ञात करना एवं समाप्त करना ही नहीं है, बल्कि भावी कार्यों एवं नियोजनों में भी विचलनों को ज्ञात करना और उन्हें समाप्त करना है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल। नियंत्रण का यह सिद्धांत ये बताता है कि प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण विधि को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है नियोजन की छाप का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लान्स। नियंत्रण की प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें नियोजन की छाप या उसके जो लक्षण है या जो विशेषताएं हैं वो स्पष्ट परिलक्षित होनी चाहिए। नेक्स्ट है संगठनात्मक उपयुक्तता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सूटेबिलिटी। नियंत्रण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो संगठन के ढांचे के अनुरूप समायोजित की जा सके तथा उसमें संगठन की संरचना की विशेषताएं भी हो। नेक्स्ट है नियंत्रणों की व्यक्तिकता का सिद्धांत। ये नियंत्रणों है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ कंट्रोल्स। नियंत्रण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो न केवल संगठन की बल्कि व्यक्तिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। नेक्स्ट है प्रमाप का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताता है कि प्रभावशाली नियंत्रण के लिए कुछ निश्चित सही एवं उपयुक्त प्रमाप होने चाहिए। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण सिद्धांत। यानी प्रभावशाली नियंत्रण प्रक्रिया के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें महत्वपूर्ण मामलों के नियंत्रण के संबंध में पहले से ही विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट है अपवाद का सिद्धांत, एक्सेप्शन प्रिंसिपल। अपवाद सिद्धांत ये कहता है कि यद्यपि नियंत्रण संबंधित अधिकारी को ही लागू करना चाहिए, किंतु विशेष मामलों में उच्च प्रबंधकों को भी ये अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है नियंत्रण की लोच का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण कार्यक्रमों में पर्याप्त लोच होनी चाहिए ताकि योजनाओं के असफल होने पर भी नियंत्रण करना कठिन न हो। पुनः अवलोकन,
प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, समय समय पर नियंत्रण प्रक्रिया का पुनः अवलोकन करते रहना चाहिए तथा परिस्थितियों के अनुसार समायोजन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। ये अंतिम सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि नियंत्रण करना तभी लाभप्रद है जबकि नियंत्रण के द्वारा ज्ञात हुए विकल्पों को समाप्त करने के लिए यथोचित कार्य किए जाए। जब तक विचलनों को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए जाएंगे, नियंत्रण अधूरा ही रहेगा। तो ये हो गए नियंत्रण के सिद्धांत। अब नियंत्रण का प्रोसेस क्या है, नियंत्रण किस ढंग से किया जाए, तो इसका प्रोसेस जो दिया गया है, जो पहला कदम इसका है वो है लक्ष्यों एवं प्रमापों का निर्धारण, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो नियंत्रण प्रक्रिया का ये पहला स्तर लक्ष्यों, प्रमापों, नीतियों, योजनाओं, मान्यताओं अथवा अन्य किसी माप का निर्धारण करना है जिसके द्वारा किसी भी कर्मचारी के व्यवहार को नियमित किया जा सके। ये माप के साधन होते हैं जिनसे वास्तविक कार्यों की तुलना की जाती है। ये प्रमाप स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिए जाने चाहिए तथा प्रमाप सबके समझने योग्य और सबको स्वीकार्य होने चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रमाप गणितात्मक रूप से प्रकट कर देने चाहिए क्योंकि गणितात्मक प्रमापों से तुलना करना अधिक सरल होता है। गणितात्मक प्रमापों से ये भी तय करना सुविधाप्रद होता है कि किस सीमा तक विचलन मान्य होंगे। प्रमाप के निर्धारण में विशेष रूप से यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रमाप बहुत ऊंचे न रखे जाए तथा बहुत नीचे भी नहीं रखे जाने चाहिए। वे वास्तविक एवं सामान्य रूप से प्राप्त करने योग्य होने चाहिए, अर्थात एक सामान्य व्यक्ति सामान्य दशाओं में सामान्य प्रयासों से इन प्रमापों के अनुसार कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त ये प्रमाप मितव्ययी, स्थायी, समरूप तथा समझने योग्य भी होने चाहिए। नेक्स्ट है उसके बाद में कार्यों का मूल्यांकन करना। नियंत्रण प्रक्रिया का दूसरा चरण वास्तविक कार्यों की प्रमापों से तुलना करना है। वास्तविक कार्यों की प्रमाप से तुलना करने का प्रमुख ध्येय वास्तविक कार्यों का प्रमाप से विचलन की मात्रा ज्ञात करना होता है। वास्तविक कार्यों का ज्ञान संस्था द्वारा एकत्रित की गई विभिन्न सूचनाओं के आधार पर किया जा सकता है। कार्यों का मूल्यांकन करते समय एक प्रबंधक को अपवादों को भी नहीं भूलना चाहिए, अर्थात उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिनसे विचलन की मात्रा बढ़ सकती है। एक प्रबंधक को इन अपवादजनक बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है जो विचलन की एक सीमा के बाहर होते हैं। उन पर विशेष ध्यान देने से कई लाभ होते हैं। ये अनावश्यक अनार्थिक निरीक्षण, प्रतिवेदन तथा प्रबंधकों के समय को खर्च होने से बचाता है। इससे शीघ्र निर्णय संभव हो सकते हैं। इससे अधिक तीव्र, सरल और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य किया जा सकता है। इससे संस्था की संचालन कुशलता बढ़ती है जो लास्ट में जाकर के संस्था की लाभदायिता में वृद्धि करती है। नेक्स्ट है इसका विचलन के कारणों को ज्ञात करना। नियंत्रण प्रक्रिया का इसका जो अगला चरण है वो प्रमाप एवं वास्तविक कार्यों के बीच होने वाले अंतर के कारणों को ज्ञात करना है। इसमें ये ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि जो अंतर हुआ है उस अंतर के पीछे क्या कारण है। गलती योजना बनाने में हुई है या योजना के क्रियान्वयन में, इस तथ्य को ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन करने वालों को इस संबंध में कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए, जैसे विचलन का कारण स्थायी है या अस्थायी है, ये और बढ़ सकता है या कम हो सकता है, या जो विचलन का जो प्रमाप है वो क्या है, विचलन कितने विस्तृत है, मूल्यांकन के द्वारा माप में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एंड लास्ट है इसका सुधारात्मक कार्य। नियंत्रण प्रक्रिया का अंतिम चरण सुधारात्मक कार्य का है। जब वास्तविक कार्य प्रमाप से एक निश्चित
विचलन, सीमा से अधिक विचलित हो जाते हैं तो प्रमापों में सुधारात्मक कार्य करने पड़ते हैं। वास्तव में सुधारात्मक कार्य नियंत्रण का सार तत्व है। सुधारात्मक कार्य न केवल गलती के सुधार के लिए ही हो बल्कि भविष्य में ऐसी गलती को रोकने के लिए भी हो। तो ऐसे कार्यों में उद्देश्यों एवं योजनाओं में परिवर्तन, धनात्मक अभिप्रेरण के प्रावधान तथा अधीनस्थों को दिए निर्देशों का पुनर्वलोकन सम्मिलित है। तो ये हो गया आपके नियंत्रण के सिद्धांत और नियंत्रण का प्रोसेस क्या है, नियंत्रण की प्रक्रिया क्या है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।